जिससे मैं ये भावगंगा प्रवाहित हो रही है। आज 400वां वीडियो अपलोड हो रहा है। ये जो 400 वीडियो यूट्यूब चैनल पे हैं, इसमें 100 तो हम भारत के लोग हैं और 180 के करीब ये हैं, तो 280, आधे से अधिक लगभग 3/4 तो लाइव प्रोग्राम्स हैं और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। यह आप सब लोगों के प्रेम और शायद इस प्रोग्राम की सार्थकता, सकारात्मकता, निष्पक्षता, इसकी वजह से हो रहा है। तो इस 800वीं कड़ी में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। और सबसे मेरे लिए संतोषप्रद काम यह है कि अकेले एक आदमी का प्रयास, ना कोई टेक्निकल असिस्टेंस है, सारा कुछ, इवन ये मेज और ये बैठने की जगह कमरे से ला करके यहाँ पे सेट करना, सारे सोशल मीडिया के ये अपरेटस सेट करना, आईफोन सेट करना, उसके बाद पहले के क्या क्या मुझे ईमेल से निकालना है, मैसेजेस पढ़ना है, उसको तैयारी करना, हर काम, मतलब छोटे से बड़े तक, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो उसको सॉल्व करना। आज का प्रोग्राम 20 मिनट पहले होना था, मैं यहाँ आके बैठ गया था लेकिन नेट नहीं चल रहा था, तो सारी परेशानियों, सारे बाधाओं से पार पाते हुए ये प्रोग्राम यहाँ तक आया। 400 वीडियो अपलोड हुए, जिसमें से 280 के करीब सीधे सीधे प्रसारण हो रहा है, बिना किसी विशेष तैयारी के और सहजता के साथ। जो विचार आता है, चूँकि सकारात्मक विचार भरे रहते हैं, इसलिए उन पर लगातार चर्चा होती है। और 1 घंटे, हम भारत के लोग तो 1.5 घंटे का रोज़ चल रहा था। इसमें मित्रों ने कहा कि 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास रखिए मैक्सिमम, तो इसकी समय सीमा थोड़ी कम कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी 1 घंटे, सवा घंटे चल जाता है। तो लेकिन यह सब हो रहा है, यह आपके प्रेम, आपके जुड़ाव की वजह से संभव है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हुई हैं, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले भुवनेश्वर जी की एक प्रतिक्रिया है टैगोर जी की कविता पर। रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता सुनाई थी, दीनों दान, गरीबों को दान, इस शीर्षक से, वो उसका भुवनेश्वर जी ने एक प्रतिक्रिया भेजी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी है, वो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको और आपके सामने आज रख रहा हूँ। आज की भावगंगा में इसके बहने के पीछे के भाव से हम भी वाकिफ़ हुए। आपके आदर्श आपके बाबूजी हैं, जो कि हमेशा से निर्विरोध तौर पर ग्राम के प्रधान चुने जाते रहे। आज स्वतंत्रता की 25वीं जो वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, वो देश मना रहा है, उसमें आपका घर घर में हर जन को देश के संविधान के बारे में जागरूक करने का अभियान भी इसे मानने का सच्चा तरीका है। दरअसल घर घर तिरंगा तो होना ही चाहिए था, घर घर संविधान भी होना चाहिए था। घर घर तिरंगा से चलिए सरकार की योजना है, लेकिन घर घर संविधान यह हम लोगों के, हम भारत के लोगों की एक योजना होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत के लोगों को मालिक संविधान बनाता है। मैं तो PDF पे ज़्यादातर भेजता ही रह रहा हूँ, क्योंकि कितना प्रिंट कराया जाए। और YouTube पे भी एक साहब ने डाला हुआ है, वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, उसका लिंक भी भेजता रहता हूँ। तो हर घर में संविधान हो, ये मेरा तो, हर मन में संविधान हो, हर घर में संविधान हो, वो योजना तो चल ही रही है। शेषन जी से भी आप प्रेरित हुई जानकर खुशी हुई। टैगोर जी की कविता बहुत अच्छा संदेश देती है
उस राजा को उन संत ने बहुत सही कहा। पहली बात कि राजा जिस सोने के सिक्कों की बात कहे वो तो प्रजा के लिए दे कर के पैसों से ही रहे होंगे। राजा के पास धन कहाँ से आता है? जनता से। में ही लोगों को मजदूरी दे सकते थे, शायद ईश्वर को मंदिर नहीं छोड़ना पड़ता। एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और वो बहुत ही ज़रूरी है हम सबको जानना भी। एक महान राजा थे रामचंद्र देव, जो कि उड़ीसा के जयपुर में 1716 में 10,000 लोगों को तालाब खोदने का काम दिया। एक महान राजा थे रामचंद्र देव, जो कि उड़ीसा के जयपुर में 1716 ईस्वी में 10,000 लोगों को तालाब खोदने का काम दिया। जिस समय अकाल पड़ा था उस समय 300 एकड़ के ज़मीन पर तालाब की खुदाई हुई, जो कि आज तक वहाँ के लोगों का इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसका नाम भी वे अपने नाम पर नहीं दिया, अपितु तो जगन्नाथ सागर से नामकरण किया। अपने नाम से वो राजा वाकई जन कल्याण के लिए काम कर रहा था, दीनों को दान दे रहा था, एक तरह से आसरा दे रहा था, सहायता दे रहा था। तो इस तरह के विचार आने चाहिए जो जन कल्याण के लिए हों। ये मंदिर बनवा देना और फिर अपना नाम उसके साथ अहंकार, वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये तो तुम्हारे अहंकार की पूर्ति हुई है, जन कल्याण की पूर्ति नहीं हुई है। लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, इसका नाम भी वे अपने नाम पर नहीं दिया, अपितु जगन्नाथ सागर से नामकरण किया। ऐसे महान राजा आज भी उदाहरण बने हुए हैं। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों भावगंगा में भी ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राजाओं के बारे में चर्चा करके हम स्वाधीनता को याद करेंगे, स्वाधीनता के अवसर को मनाएंगे। इसके बाद मैं नेट पे और सर्च कर रहा था जगन्नाथ सागर के बारे में, तो अब उसमें पानी की कमी हो रही है, उसकी रिचार्जिंग नहीं हो रही है, उसमें और दिक्कतें आ रही, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो हमारी जो आजकल की सरकारें हैं वह कहीं चूक रही हैं, उनको चेताना होगा और हम लोगों को ऐसे विधायक और सांसद चुनने होंगे जो व्यवस्था में हर चीज़ का ध्यान रखें जन कल्याण के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, जल संचय हो, हर मुद्दे पर लोगों का ध्यान रखें। अब एक और हमारे मित्र हैं राजेश मिश्रा जी, जो इलाहाबाद के म्यूज़ियम में सीनियर पोजीशन पर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने वही जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता वाला अंक है उसी पर प्रतिक्रिया दी। कविता की उन्होंने लिखा, सर कविता की तारीख 5 अगस्त 1899 की जगह 1999 कह दिया गया। शायद बोलने में त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए क्षमा याचना। तो वो 1899 है, 5 अगस्त 1899। व्याख्यान और प्रस्तुति तो सदैव की भांति सुंदर ही है, परंतु आज ज़मीनी स्तर पर गरीबी का मानदंड बदल गया है। मैं तो गांव से आज भी जुड़ा हुआ और संवादरत हूँ। आज की तारीख में ऐसा लगता है जैसे वहाँ गरीब बनने की होड़ लगी हो। मुफ्तखोरी और निकम्मापन अपनी जगह तेज़ी से बढ़ रहा है। यह भविष्य के लिए आरक्षण नीति से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आरक्षण जिनके लिए दिया गया वो नहीं ले रहे हैं, कुछ सीमित परिवार ही उसी को अपने में रिसाइकिल कर रहे हैं, वही ले रहे हैं। जो आगे बढ़ चुके हैं, सबल हो चुके हैं, वही ले रहे हैं। जबकि संविधान में वीकर सेक्शन, दुर्बल वर्ग के लिए यह वो भी आरक्षण की नहीं, शैक्षणिक और आर्थिक कोड भी अंकुश लगाने की बात कर रहा है। उन सबको रोकने की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह से ये सब बांटा जा रहा है, तो मिश्रा जी ने सही कहा कि लोगों में होड़ लगी है कि वह अपने को गरीबी रेखा के नीचे ही दिखाएं ताकि ये मुफ्त का मिलता रहे। ये सच है जो आपने मिश्रा जी कहा है। इसी तरह से आजकल जहाँ दंगे होते हैं, वो मुट्ठी में गोश्त कहानी में मैंने उसको दिखाया है कि पहले जहाँ जिस गांव में दंगा होता था
उस पूरे गांव को सजा दी जाती थी या उस पर फाइन लगाया जाता था कि आप लोग क्यों दंगा कर रहे हैं, क्यों रोक नहीं पा रहे हैं। और आज दंगा पीड़ित गांवों को मतलब वो दिया जा रहा है, धनराशियां बांटी जा रही हैं। तो अब आज अगर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे गांव में दंगा हो और हमको वो राशि मिले, या हमारे गांव में दंगा दिखा दिया जाए, इसी तरह से गरीबी दिखा दिया जाए और ले लिया जाए। यह तो एक पक्ष है जिसका भाई बहुत सही निरूपण आपने किया है मिश्रा जी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जो ज़्यादा गंभीर है, और रविन्द्रनाथ टैगोर उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो ये है, ये जो मुफ्तखोरी वाली प्रवृत्तियां हैं ये बहुत भयानक है, घातक हैं, इसे रुकना चाहिए और वाकई जिनको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए, न कि सबको एक तरफ से। लेकिन दूसरा जो और महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि गरीबी है क्या और कौन सी गरीबी मिटानी है। किसी को 2 जून की रोटी मिल रही है या सरकार बांट करके दे दी रही है, क्या इससे उसकी गरीबी दूर हो रही है? केवल गरीबी खाना मिलने और ना मिलने तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हम गरीब हैं। अगर हम समय पर अच्छी चिकित्सा नहीं पा रहे हैं तो हम गरीब हैं। अगर हमें अच्छी शुद्ध सांस नहीं मिल पा रही है, इतना पोल्यूशन हो गया है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब भी हम गरीब हैं। केवल आर्थिक गरीबी ही नहीं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं भी बाधा आ रही हो तो हम गरीब हैं। हमको इस गरीबी को समझना होगा। अगर हमारी ज़िंदगी सामान्य से किन्हीं अर्थों में नीचे जा रही है, हम बार बार बीमार हो रहे हैं, सांस ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्रदूषण इतना है, तब भी हम गरीब हैं। यह तो हुई शारीरिक गरीबी। इसके अलावा मानसिक गरीबी, अगर हमारे आंखें बंद हैं, पट्टी बंधी हुई है, तब भी हम गरीब हैं। लेकिन यह गरीबी का और विशद डायमेंशन है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता जो बात कह रही है कि जिस तरफ इशारा कर रही है कि लोग बच्चों की शिक्षा का अगर हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें राशन का पैकेट दे देने से भी हम उनकी गरीबी नहीं दूर कर रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा कम अगर किसी चीज़ पर ध्यान दिया गया है तो शिक्षा पर। शिक्षा के बजट घटाते चले गए हैं हम, जबकि आज़ाद देश में सबसे पहली प्रायोरिटी शिक्षा होनी चाहिए। हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उसकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा मिले, उसमें जिस चीज़ की संभावना ज़्यादा उसको पहचान करके उस दिशा में शिक्षा दिया जाए, यह पहली प्रायोरिटी। तभी देश की गरीबी दूर होगी, नहीं तो देश गरीब ही रहेगा। अगर हमने शिक्षा पर नहीं ध्यान दिया तो मानसिक गरीबी भी रहेगी, भौतिक गरीबी भी रहेगी और आंखों पर पट्टियां भी रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। देश की गरीबी को दूर करने के लिए हमें शिक्षा को पहली प्राथमिकता देनी होगी, तभी गरीबी दूर होगी। तो धन्यवाद राजेश जी आपके सुंदर प्रतिक्रिया के लिए। और एक चीज़ मैं अक्सर कहा करता हूँ, सुनाया करता हूँ, इसको मैंने सोशल मीडिया पे अभी डाला तो बहुत लोगों ने इसको लाइक किया कल, और कई बार मैं सुना चुका हूँ। लेकिन इस 800वें वीडियो में जो कि 450वें वीडियो जो अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर, गिरीश पांडे चैनल पे, उस पे ये सुनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सार्थक है। कि अक्सर कहा जाता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है और संतोष के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोष का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है यदि तुलना गोधन, गजधन, बाजधन या रतन धन से की जा रही हो। लेकिन स्थितियां अगर अत्याचार की, अन्याय की या असत्य की हों तो वहाँ संतोष कतई नहीं चाहिए। रहीम ने कहा ही था, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
सब धन धूर्य समान। तो अगर गोधन गजधन बाजधन से तुलना की जा रही हो तो ठीक है, संतोष का धन अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर स्थितियां अत्याचार की, अन्याय की या शोषण की या असत्य की हों तो वहाँ संतोष कतई नहीं चाहिए। वहाँ संतोष रखना आत्मघाती है, हंता है, अपने को नुकसान पहुँचाने वाला। ये स्थितियाँ हों और हम आँख पे गांधारी की तरह पट्टी बांधे बैठे हों तो इससे बड़ा आत्मघात कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वहाँ संतोष कतई नहीं चाहिए। और उन हालात में जो संतोष रखता है वह अपने को धोखा दे रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। वहाँ असंतोष की ही आवश्यकता है, वहाँ असंतोष की ही आवश्यकता है। जब चारों ओर सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा हो और लोग चुप हों तो इस चुप्पी को क्या कहेंगे? इसका कारण, मुझे तो बेचैन लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अगर स्थितियाँ असंतोष की हों और लोग बेचैन हों तो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बेचैन लोग अधिक अच्छे लगते हैं बिला वजह सोए पड़े लोगों की तुलना में। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है, मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। मुझे काश पूरी धरती के सारे जीव, सारे लोग सार्थक तरीके से बेचैन हों और जितनी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए लग जाएं, क्योंकि जब तक बेचैनी नहीं होगी तब तक हम हरकत में नहीं आएंगे। देखिए चिड़िया भी आ गई है, वो भी अपनी सार्थक बेचैनी व्यक्त कर रही है या गीत गा रही है। अब एक साइंटिस्ट की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन वो धर्म का जो हम बार बार धर्म की परिभाषा देते हैं, जो शायद सनातन परिभाषा भी है, वैज्ञानिक परिभाषा भी है, उसको एक फिजिसिस्ट कैसे कहता है वह आपके सामने रखने जा रहा हूँ। छोटा सा है। धूप बहुत तेज हो गई है इसलिए पसीना बहुत निकल रहा है। ये हैं बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैंस पीटर ये हाइजेनबर्ग और आइंस्टाइन उस स्तर के भौतिक विज्ञानी हैं। इन्होंने जो बात कही है वह आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन पहले मैटर एंड एनर्जी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैटर और एनर्जी। आइंस्टाइन ने यही तो सिद्ध किया कि जो कण है या जो पिंड है या जो मैटर है, जो दिख रहा है वो मैटर है, और इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं, तरंगें हैं। तो मैटर और एनर्जी यह एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही चीज़ के दो रूप हैं। और उन्होंने फार्मूला दिया E = mc²। जो एनर्जी है, किसी पिंड में जो एनर्जी छिपी हुई है वो कितनी है? एनर्जी बराबर उसका जो मास है, उसका जो कंटेंट है, जिसको हम नापते हैं तराजू से कि वो कितना उसका मास है, कितना उसका वजन है। तो मास इनटू c प्रकाश की गति, तो c² प्रकाश की गति में फिर एक बार c उसी से और
गुणा कर दीजिए तो उसका स्क्वायर बन जाएगा c²। तो उसके वजन को प्रकाश की गति से 2 बार गुणा करिए तो उतनी एनर्जी वो छिपाए हुए है। ये आइंस्टाइन का सूत्र है और वो दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। और ये जो एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं, जब हम एटम का विखंडन करते हैं, एटम बम गिराते हैं, तो जो एटम उस प्रक्रिया में, विखंडन में एनर्जी में बदल जाते हैं, फिर वही एनर्जी कितना नुकसान करती है ज्वाला के रूप में, अग्नि के रूप में और तमाम रूपों में। तो मैटर एंड एनर्जी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यह आइंस्टाइन ने कहा था। उसी करीब करीब उसी तरह की भावभूमि पर, विचारों की भावभूमि पर मेरी वो कविता याद करिए कि जब मैं कहता हूँ कि हमारा जो जीवन है और अध्यात्म है ये 2 नहीं हैं, ये एक ही है। जीवन एक तरह से कह लीजिए मैटर है और अध्यात्म उससे जुड़ी हुई ऊर्जा है, ये 2 नहीं हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और हम सब जो विराट ब्रह्मांड है, जो एक विराट जीवन शरीर है, हम उसके एक जीवंत अंग हैं। तो जब हम उस विराट के अंग होकर भी केवल इस शरीर के बारे में सोच करके व्यवहार करते हैं, तब हम जीवन जी रहे होते हैं। असीमित होकर भी, अनंत होकर भी इस सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना कि ये शरीर ही बस केवल यहीं हम सीमित हैं, ये तो जीवन जी रहे हैं। लेकिन सीमित होकर भी, इस शरीर में सीमित होकर भी अनंत महसूस करते हुए जब हम व्यवहार करने लगते हैं, सबसे जुड़ाव उस विराट ब्रह्मांड जो जीवन शरीर है उसका अपने को एक अंग महसूस करते हुए जब हम व्यवहार करने लगते हैं, तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते हैं या अध्यात्म में प्रवेश कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल पे सोचने समझने लगते हैं। तो यह है रिश्ता असीमित का सीमित से, मैटर का एनर्जी से, और तो मैटर एंड एनर्जी आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर नॉट 2 डिस्टिंक्ट एंटिटीज, वो 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। एट द सटलेस्ट लेवल, बहुत सूक्ष्म रूप में जाइए तो मैटर और एनर्जी का अंतर ही ख़त्म हो जाता है। डुअलिटी आ जाती है कि वो एनर्जी है कि मैटर है। वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं उसको, हाइजेनबर्ग के उसमें, कि बहुत छोटे रूप में, कण के रूप में उन्होंने कहा सब न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस के नीचे के और उससे छोटे स्तर पे चीज़ें कभी तरंग लगती हैं, एनर्जी लगती हैं, कभी ठोस पार्टिकल लगती हैं। लेकिन ये वहाँ तो है जो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि एटम के नीचे, एटम के सब एटॉमिक लेवल पे, उससे छोटे लेवल पे ये बातें सही हैं कि मैटर और एनर्जी वही चीज़, कभी मैटर लगती कभी एनर्जी। लेकिन ये सच है पूरे ब्रह्मांड के लिए। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी और मैटर की डुअलिटी है। वही चीज़ कभी मैटर के रूप में बिहेव कर सकती है और कभी एनर्जी के रूप में, क्योंकि दोनों कन्वर्टिबल हैं। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। They are not 2 distinct entities at the subtlest level. बहुत छोटे लेवल पे 2 एंटिटीज़ नहीं हैं। ओपाइंस ए ग्रेट फिजिसिस्ट हैंस पीटर डुएर कहते हैं वही चीज़ कि ये छोटे लेवल पे तो ये 2 नहीं हैं। ये तो कभी इसीलिए ये मैटर की तरफ बिहेव करने लगते हैं, कभी पार्टिकल के रूप में, ये 2 हैं ही नहीं। अब हैंस पीटर डुएर, इमेरिटस प्रोफेसर
प्रेसिडेंट ऑफ मार्क्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो क्वांटम फिजिक्स का है, उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे। हु सक्सीडेड एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड वर्नर हाइजेनबर्ग, जो आइंस्टाइन भी उसके प्रेसिडेंट रहे, मैक्स और हाइजेनबर्ग उसके प्रेसिडेंट रहे। उसी के एमेरिटस प्रेसिडेंट रहे, उसी के एमेरिटस प्रेसिडेंट हैं हैंस पीटर डुएल, हु सक्सीडेड अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड वर्नर हाइजेनबर्ग, trying to look at matter at the subtlest level for last 55 years। 55 साल तक उन्होंने ये जो बहुत छोटे मतलब सब एटॉमिक लेवल पर या सब न्यूक्लियर लेवल पे इनका स्टडी किया, जब सारे ये पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या और जो नई रिसर्चेस हैं, trying to look at the matter at its subtlest level for the last 55 years, Hans Peter recently realized that there is no matter distinct from energy at that level। कि उसमें एनर्जी और मैटर दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। The vast omnipresent energy is the universal consciousness। अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि जो वास्ट मतलब जो चारों तरफ फैली हुई, बहुत चारों तरफ विशाल और हर जगह व्याप्त एनर्जी है, वही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, वही सार्वभौमिक चेतना है, विश्वव्यापी ब्रह्मांड व्यापी चेतना है, या वही ईश्वर है। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है या ईश्वर है। यूनिवर्सल कॉन्शसनेस ही ईश्वर है, और वो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, वो एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट हो जाती है और तब ब्रह्मांड दिखने लगता है। तो जो ब्रह्मांड का क्रिएशन भी एक्सप्लेन हो रहा है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, वो भी एक्सप्लेन हो रहा है। तो द वास्ट ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट, हर जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान जो एनर्जी है, वही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है या गॉड है। एंड वी ह्यूमन्स आर बट ए टाइनी बिट ऑफ दैट कॉन्शसनेस। और जो हम मनुष्य हैं वह उसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का एक छोटा अंश या अंग है, टाइनी बिट हैं। जो बात मैं कहता हूँ वही एग्जैक्टली ये हैंस पीटर कह रहे हैं कि विराट ब्रह्मांड एक जीवंत विराट शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, क्योंकि जहाँ कॉन्शसनेस है वहाँ जीवन है। मनुष्य जीवित इसलिए माना जाता है कि इसमें कॉन्शसनेस है। तो वो जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, उसी का हमारे अंदर जो कॉन्शसनेस है वो अंग है, और उसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का जो एनर्जी, जो मैटर का फॉर्म है, पार्टिकल का फॉर्म है, पिंड का फॉर्म है, उसी का ये पूरा ब्रह्मांड है और हम भी उसके अंग हैं। तो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के हमारा कॉन्शसनेस भी अंग है, और जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का साकार रूप है उसका भी हम जीवंत अंग हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हर समय हम ब्रह्मांड से और ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारी आत्मा है ये कोई अलग नहीं है, ये विश्वात्मा का एक हिस्सा है, एक अंग है, जुड़ा हुआ है। The vast omnipotent energy is that universal consciousness for or God, and we humans are but a tiny bit of that consciousness, the individual consciousness, जिसको कि हम अपनी आत्मा मान लेते हैं, व्यक्तिगत आत्मा मान लेते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये उस विराट कॉन्शसनेस का हिस्सा भर है। और इसीलिए फिर ये हैंस पीटर कहते हैं कि whenever I give a lecture on quantum physics, I feel as if I am talking on Vedant। वो उनको वो फिजिक्स का स्टडी यहाँ तक ले आया कि whenever I, जब वो क्वांटम फिजिक्स में मैं लेक्चर देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वेदांत की बातें कर रहा हूँ। I studied matter for last 35 years only to find out that it does not exist।
मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। I have been studying something that does not exist. Exactly what all Vedanta always said. शंकराचार्य जो भी अद्वैत की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि कुछ दो है ही नहीं, सब एक ही है। मैटर और एनर्जी दो नहीं है। कॉन्शसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस कुछ है ही नहीं, सब यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का अंग है, एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ आप दो देख रहे हैं कहीं ना कहीं वह एक का ही परिवर्तित रूप है। तो ये कह रहे हैं जो कि आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक के जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रहे हैं उन्हीं के उत्तराधिकारी प्रेसिडेंट हैंस पीटर कह रहे हैं कि जो अद्वैत फिलॉसफी है, जो सब एक है, ये रियलाइजेशन की जो फिलॉसफी है वही रियलिटी भी है। फिलॉसफी भी और रियलिटी भी एक है, फिर सब कुछ एक है। हमें उस एकात्मता को समझना है। तो यह आज जो सृष्टि की सच्चाई है, जो फिजिक्स भी वहीं ले जा रहा है, अध्यात्म भी वहीं ले जा रहा है, अद्वैत भी वहीं ले जा रहा है, उस पर आज इस 400वें वीडियो में चर्चा हुई। ये अच्छा लगा। और इसके साथ एक बहुत छोटी सी गज़ल कि स्वाद हर एक का होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को गज़ल के रूप में ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ वार्ता के रूप में, कुछ कहानियों के रूप में, और लेकिन सब एक हैं। भावगंगा में भी सब एक हो जाते हैं, सबको एक रूप में ही वह एक रूपता दिखाने की कोशिश ही होती है। और वह एक रूपता भी हम तभी पहचान पाएंगे, तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब हमारे आँखों पर, मन पर और विचारों पर कोई पट्टी न बंधी हो। अगर हमारे आँखों पर, मन पर, विचारों पर पट्टी बांधी होगी तो हम किसी के कुछ भी कह देने को उसको मान लेंगे, अपने अनुभव से नहीं, अपने खुद के इंद्रियों के एहसास से नहीं समझेंगे। तो आँखों पर किसी तरह की पट्टी नहीं होनी है, यह हमें निर्णय हमें हमेशा सुनिश्चित करना है। और आज 400वें एपिसोड में कम से कम हम यह फैसला तो ज़रूर करें कि चूँकि यह समय स्वतंत्रता के कल तो वो डू और डाई अगस्त क्रांति का दिन रहेगा। ये पूरा पखवाड़ा ही 1 से 15 तक आज़ादी के लिए तिरंगा घर घर लगाने का चल ही रहा है। एक फ़ैसला मैं सभी आप लोग, जो भी हमारी बात जहाँ जहाँ तक जा रही है भारत में, कम से कम सबसे आग्रह है कि जो सरकार तो अपना राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हर घर तिरंगा की बात कर रही है, लेकिन ये हर घर में तिरंगा होना चाहिए और हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और इस देश के मालिक हम भारत के लोग हैं। यह दस्तावेज़ जिस दस्तावेज़ में लिखा है, और जो देश का सबसे बड़ा दस्तावेज़ है, वो जो भारत का संविधान है, वह हर घर में जाना चाहिए, हर मन में जाना चाहिए, जिसे मैंने अभी शुरू में भी कहा था। तो आज से हम लोग इस अभियान में लग जाएं कि हर घर तिरंगा, हर मन और घर में संविधान, हर घर में तिरंगा और हर मन और घर में संविधान, जिस रूप में भी संविधान पहुंचाइए। आज फिर मैं
सबको जो जो आप कहेंगे कोशिश करूँगा कि PDF में संविधान की किताब जो मेरी सरल शब्दों में है वो आपको भेज दें। लेकिन आप अपने संसाधनों से संविधान के सरल शब्दों में चाहे नेट से डाउनलोड करके भेजिए, चाहे संविधान की किताब रखिए अपने घर में अपने आसपास के रूप में। इधर 10-15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के घरों में संविधान पहुंचा दीजिए अगर आपके पास संसाधन है तो। इतना राष्ट्र के लिए करिए। अगर 40 रुपये का हम झंडा खरीद रहे हैं तो हम 40 रुपये की एक संविधान की किताब भी साथ दे दें। तो हर घर में तिरंगा, हर घर पर तिरंगा, और हर घर में और हर मन में संविधान, ये आज से 15 अगस्त तक का हम लोगों का एक अभियान रहे, या पूरे अगस्त में इसको करके हर घर तक तिरंगा के साथ संविधान पहुंचा दें। और अब एक गज़ल छोटी सी, वह हर जगह ही लोकल है, कहीं आज तो कहीं कल है। फिर वही बात, अद्वैत, वह हर जगह लोकल है। अगर सब जुड़ा हुआ है तो फिर हर जगह लोकल है ही। हम यहाँ हैं तब भी लोकल है। और ये तब मैंने लिखा था जब मेरे इतने ट्रांसफ़र हो रहे थे कि पूरा भारत में लगातार मुझे घुमाया जा रहा था, और कभी इस शहर कभी उस शहर। तो उसी समय एक और दूसरी गज़ल में उस भाव को दूसरे रूप में व्यक्त किया है कि इतना सफ़र किया है इतने दिनों, इन दिनों सफ़र किया, यात्रा किया है, इतनी यात्राएं की हैं इन दिनों कि अब हर शहर अब मोहल्ले लगते हैं। अगर चेन्नई से कलकत्ता गया तो मुझे ये नहीं लगा कि एक शहर से दूसरे शहर आया, लगा कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले गया हूँ। इस तरह का लोकल का भाव। और अगर आप वाकई अद्वैत को समझने लगेंगे तो फिर आपको पूरी धरती लोकल लगेगी। धरती पर आप कहीं भी हैं अपने को लोकल महसूस करेंगे। वह हर जगह ही लोकल है, कहीं आज तो कहीं कल है। वह हर जगह, देखिए छोटे बहर की कैसी कितनी सुंदर भावों के साथ गज़ल बन सकती है कि वह हर जगह ही लोकल है, कहीं आज तो कहीं कल है। उसके सेवा क्षेत्र का विस्तार हर तरफ, उसके सेवा क्षेत्र का विस्तार हर तरफ, वह सबके विस्तार में शामिल भी है। वह सबके विस्तार में शामिल है, सबके फैलाव में वह भी शामिल है, और उसके फैलाव में सब हैं। और जहाँ तक सेवा का सवाल है, हमारा अधिकारी, हमारे नियंत्रण का, हमारे कंट्रोल का क्षेत्र सीमित हो सकता है, लेकिन हमारी सेवा का क्षेत्र तो असीमित है। हम पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक की सेवा करना चाहें, हमें कौन रोक सकता है। तो वह हमारी सेवा का जो विस्तार है या क्षेत्र है या जो जुरिस्डिक्शन है, वह हमारे ऊपर है कि हम कितना उसका विस्तार दे सकते हैं। उसमें कहीं कोई रुकावट कोई दूसरा नहीं डाल सकता। हम पूरी दुनिया के सारे पौधों को सेवा दे सकते हैं, चिड़ियों को सेवा दे सकते हैं, हम कहीं के भी किसी की भी सेवा कर सकते हैं। हमारी सेवा का जो जुरिस्डिक्शन है, जो विस्तार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र, वो तो इनफाइनाइट है। हाँ, नियंत्रण का क्षेत्र या तो पहले से तय है, या हमें किसी संस्था में है तो उसके द्वारा, सरकार में है तो उसके द्वारा नियंत्रण का क्षेत्र डिफाइंड रहता है, सीमित रहता है, उससे बाहर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। लेकिन जो सेवा है वो तो उस पर कोई कहीं नियंत्रण नहीं। उसके सेवा क्षेत्र का विस्तार हर तरफ, वह सबके विस्तार में शामिल है, सबसे जुड़ाव महसूस करता है, सबसे जुड़ाव महसूस करता है, इसलिए बन जाता हलचल है। हलचल, तरंग, एक, क्योंकि जो आप सबसे जुड़ाव महसूस करेंगे तो सबके मन में आपके प्रति ज़रूर तरंग एक उठेगी, एक हलचल उठेगी। तो सबसे जुड़ाव महसूस करता है, इसीलिए बन जाता हलचल है। और इसका एक्सट्रीम स्वरूप तब होता है कि जब यह हलचल दो व्यक्तियों में इस तरह से होती है, या दो एंटिटीज़ में इस तरह से होती है कि दोनों
एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही एम्पलीट्यूड जो उसका परिमाण है, जो उसका परिमाण को दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में कहना चाहें तो जो उसका बल है या जो उसका क्वांटिटी है, अगर उसकी क्वांटिटी और जो उसका फ्रीक्वेंसी, अगर दो एंटिटीज़ की एक ही जैसी हो और वो वाइब्रेट करें, ऑसिलेट करें, तरंगित हों, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वह एक गुना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस का और ये वाइब्रेशंस का ये सिद्धांत होता है कि फिर उनका जो रिजल्टेंट या जो उसका निष्कर्ष होता है वह एक गुना, दो गुना, हजार गुना, लाख गुना नहीं, अनंत गुना हो जाता है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं पूरी सृष्टि में। तो जब दो उसकी सृष्टि के दो अंग कह लीजिए, क्योंकि जो भी एंटिटी है वो सृष्टि का, ब्रह्मांड का अंग है, तो दो अंग जब उसी एक ही फ्रीक्वेंसी पर और एक ही एम्पलीट्यूड पर या परिमाण पर ऑसिलेट करते हैं, तरंगित होते हैं, तो एक तरह से पूरी सृष्टि ही उनके उस एक्टिविटी में शामिल हो जाती है और जो उसका रिजल्टेंट है वो अनंत बना देती है। ये लेकिन ये तभी होता है जब हम सबसे जुड़ाव महसूस करें, और सबसे जुड़ाव महसूस करेंगे तो वो जो दूसरे एंटिटी के साथ हम वाइब्रेट करेंगे, दोनों एक दूसरे के जुड़ाव को महसूस करेंगे। तो जुड़ाव महसूस करना ही वह संवेदना ही वो सबसे वह बड़ी वो ताकत है, यह होती है कि जो हमें अनंत तक शक्ति देने की, क्षमता देने की संभावना रखती है। सबसे जुड़ाव महसूस करता है, इसीलिए बन जाता हलचल है। उसकी गज़लों में सभी झांक रहे, उसकी गज़लों में सभी झांक रहे, इसीलिए वह याद आता हर पल है। उसकी गज़लों में सभी झांक रहे, इसीलिए वह याद आता हर पल है। जो भी बड़े राइटर्स हैं, बड़े कवि हैं, बड़े वही हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, जिनको अच्छा लगता है। और अंग्रेजी की वो फेमस सेइंग है ही कि शामिल होते हैं, जिसकी बातचीत में सब शामिल होते हैं, तो फिर सब उसको लाइक करते हैं, सब सुनते हैं। हमारी भावगंगा ये चिड़ियाँ जब बोलते थे तो जंगल के सारे जीव जंतु सब आकर के सुनने लगते थे। उसकी गज़लों में सब झांक रहे, इसीलिए वह याद आता हर पल। देखिए आज ढेर सारी चिड़िया आ गई चारों तरफ, पीछे वेदनाएं लगातार उससे बहती रहती, लगता वह संवेदनाओं का नल है। संवेदनाएं उससे लगातार बहती रहती, लगता है वह संवेदनाओं का नल है। कल तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ, कल तक फल है, किस पेड़ का फल है जिससे संवेदनाएं लगातार बह रही हों, जो सबसे जुड़ाव महसूस करे। लोगों को आश्चर्य हो सकता है, कहेंगे कि वह जाने किस दरख्त का फल है, लेकिन सच्चाई ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट दरख्त है और हम सब उसी दरख्त के फल हैं। कल तक तो ऐसा नहीं हुआ, वह जाने किस दरख्त का फल है। और कल तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही हमेशा हुआ, लेकिन हमको नहीं महसूस हुआ, हमने नहीं जाना, नहीं पहचाना, इसलिए हमको लगा कि कल तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम अपनी आँखों की पट्टी खोल देते हैं, गांधारी की जगह पे एक सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं, सहज हो जाते हैं, साधो सहज समाधि भली वाली बात कबीर की वो आ जाती है, तब हमको महसूस होने लगता है कि हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक अगर विराट जीवन वृक्ष है तो हम उसके फल हैं। कल तक तो ऐसा नहीं हुआ, वह जाने किस दरख्त का फल है। और आखिरी शेर, वैसे तो हर जगह अकेला है, फिर भी
वैसे तो हर जगह अकेला है, फिर भी उसके आसपास मंडराता एक दल है। वैसे तो हर जगह अकेला है, फिर भी उसके आसपास मंडराता एक दल है। और ये उसी तरह है कि अगर गुड़ का ढेला कहीं रख दीजिए, भले ही अकेला हो, तो उसके आसपास ढेर सारी मक्खियों का, ढेर सारे चींटियों का दल मंडराने लगेगा। वैसे तो हर जगह अकेला है ही, फिर भी उसके आसपास मंडराता एक दल है। वह हर जगह ही लोकल, कहीं आज तो कहीं कल है। इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं पर विराम लेती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो चैनल है ये आप ही का चैनल है। इसमें 400 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और किसी एक व्यक्ति द्वारा अकेले मेहनत करके इस तरह चैनल में 400 वीडियो पहुंचना, और फिर आपको भी बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और भुवनेश्वर जी ने आज फिर कुछ लिखा है, तो उसको मैं आपके सामने रख करके फिर आज की भावगंगा को यहाँ विराम दिया जाएगा। भुवनेश्वर जी कह रहे हैं, यह सिद्ध भी हो गया, तभी आपकी ईमानदारी की सेवा के चलते लोगों ने सबसे जुड़ाव के लिए सारे देश में तबादला किया। हालांकि तबादले के पीछे अलग मंशा थी, पर विराट को अलग मंजूर रहा। तो जैसे हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधना और घी लगाना और फिर आग लगाना, रावण की मंशा कुछ और थी कि ये हनुमान की पूंछ जलाएगा, लेकिन हनुमान जी ने पूरी लंका में कूद करके कुछ और ही कर दिया, कुछ और ही हो गया, क्योंकि विराट को कुछ और मंजूर था। हनुमान जी विराट से जुड़े हुए थे। लंका, रावण और राम में अंतर ही यही था, या रावण में और हनुमान में अंतर ही यही था कि राम सबसे जुड़े हुए थे, सार्वभौमिक, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे, चारों भाइयों से जुड़े हुए थे, लंका से भी जुड़े हुए थे, धरती से भी जुड़े हुए थे, वन से जुड़े हुए थे। उनकी संवेदना सर्वव्यापी थी। और रावण केवल लंका का, और केवल लंका का भी नहीं, केवल अपने अहंकार का लंका के सोने की बना ली कि रावण को यह अहंकार कि रावण की लंका सोने की है। अपने भाई तक से नहीं जुड़ा था विभीषण, उससे अलग होकर के जाकर के राम को उसके अमृत कहाँ है नाभि में बताते हैं। तो जब सबसे जुड़ा होगा, सब उससे जुड़े होंगे, और जो संवेदनहीनता है जो केवल अपने में है, रावण जो केवल अपने में था, तो उसी के आसपास के जो तत्व हैं वही उससे अलग होकर के संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। राम जीतने के बाद भी विभीषण को ही लंका का राजा बनाते हैं। तो बात हनुमान की हो रही है। हनुमान भी संपूर्णता से राम से जुड़े हुए थे, राम के सहयोगी थे, भक्त थे, तो उसी की तरह से सबसे जुड़ाव था उनका भी। तो जो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान उस असंवेदनशील व्यवस्था का होना चाहिए और शायद होगा कि जो सच्चाई के आधार पर नहीं, केवल असत्य के आधार पर आंख पे पट्टी बांध करके फैसले करती है, वह असंवेदनशीलता व्यवस्था की दूर हो। यही हमारी साधना है। यह संवेदनशीलता दूर हो, संविधान की गैर जानकारी दूर हो और सही तरीके से व्यवस्था चले। इसके लिए ही भी यह ज़रूरी है कि हर घर तिरंगा तो हो ही, लेकिन हर घर संविधान भी हो, हर मन में संविधान भी हो। तो इस अगस्त क्रांति, इस साल की अगस्त क्रांति यही होनी चाहिए। हर घर में तिरंगा, हर घर और मन में संविधान। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।